सो हमने साइट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने फॉरेस्ट क्या होता है ये डिस्कस कर लिया, हमने ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है ये डिस्कस कर लिया, और स्कीमा क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ना बात करते हैं X.500 डेटा मॉडल के बारे में। अब ये X.500 डेटा मॉडल क्या है, इसके बारे में किसी को कुछ पता है तो बताएगा मुझे क्या होता है ये, और इसका क्या बेसिकली क्या यूज है और क्या चीज है ये। Anyone has any idea about X.500? No idea. ओके, मैं बताता हूँ कि X.500 क्या होता है। ये शायद आपने बताया था कल, थोड़ा आइडिया जो है आई थिंक ये जैसे एक्टिव डायरेक्टरी है इस तरीके से था। आई थिंक ये भी डायरेक्टरी सर्विस के लिए। डायरेक्टरी सर्विस है, एग्री, बात सही है, बट एक्चुअल में ये क्या है, मैं आपको इसका कोई व्यू छोटा तो नहीं दिख रहा मेरा ऑफ उसका पावर पॉइंट का व्यू नहीं दिख रहा है क्लियर, मतलब नहीं छोटा है थोड़ा, बट अभी 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 ओके है, बिल्कुल क्लियर है। अभी क्लियर है। ठीक है, सो बेसिकली जो X.500 है ये एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है डायरेक्टरी सर्विसेज का। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आप कोई सी भी कार खरीद लो, कोई सी भी कार ले लो, चाहे आप सुजुकी की कार ले लो, चाहे आप हुंडई ले लो, चाहे होंडा ले लो, चाहे टाटा ले लो, चाहे महिंद्रा ले लो, कोई सी भी XYZ या जैगुआर ले लो, लैंड रोवर ले लो, कोई भी कार ले लो। हर एक कार में फीचर्स अलग हो सकते हैं, बट कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं। जैसे स्टीयरिंग सब गाड़ियों में आपको इंडिया में आप खरीदोगे तो राइट साइड में ही मिलेगा। सीट बेल्ट आपको उसमें मिलेगी मिलेगी, चाहे आप सस्ती कार खरीदो या महंगी कार खरीदो। हो सकता है आपको AC ना मिले, पर इंजन आपको मिलेगा तो सब में एक ही जैसा इंजन होता है, मतलब एक ही तरीके से काम करने वाला इंजन होता है, जिसको 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं हम लोग, राइट। सो जैसे कि आप देखते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कार कंपनीज अपनी कार्स में जो सिमिलैरिटीज रखती हैं, वो सिमिलैरिटीज एक स्टैंडर्ड, इसको आप बोल सकते हो कि एक गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किए गए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती है। द सेम मैनर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, और भी जो बड़ी लीडिंग ब्रांड्स हैं, इनके ऊपर भी एक अथॉरिटी है, एक कंपनी है या एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब चीज़ों को करती है, और वो है ISO। और ये ISO वही है जिसने अपना TCP और OSI मॉडल बनाया है, रिमेंबर। सो ISO ने जो अपना सीरीज बनाई है, जो अपना स्टैंडर्ड बनाया है, वो बनाया है आपके X.500 सीरीज को। अब ये X.500 सीरीज क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको ये एक ऐसा प्रोटोकॉल भी मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स में इसने कॉल छोड़ दी है और ये कह रहा है कि आई एम नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, ये कॉल से एग्जिट हो गया है। लेट मी ऐड हिम। ओके, सो कहाँ पे था मैं बता रहा था आपको X.500 मॉडल के बारे में। सो X.500 का जो मॉडल है, जिस मॉडल पे ये काम करता है, वो बहुत से डॉक्यूमेंट्स में आपको ये एज अ
ओके, सो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको ये एज अ प्रोटोकॉल भी मिलेगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको ये एक एज अ डायरेक्टरी सर्विस भी मिलेगा, बट इन एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड है जिसको आपके आईएसओ ने बनाया है। अब ये आईएसओ वही कंपनी है जिसने आपका ओएसआई यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और टीसीपी/आईपी चैनल को डिजाइन किया था। होता क्या है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया जाता है। तो जो आईएसओ होती है उसने अपने स्टैंडर्ड्स में उस पेटेंट्स को रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर? तो एज पर द आईएसओ, जस्ट वन मिनट, तो एज पर द आईएसओ ये जो मॉडल है ये डायरेक्टरी सर्विसेज को कैसे काम करेंगी ये वो डिफाइन करता है। तो यानी कि अगर आप कोई भी XYZ डायरेक्टरी सर्विस लेते हो, चाहे आपने सांबा लिया, चाहे आपने ओपन एलडैप लिया या आपने एलडैप प्लस लिया, कोई भी आपने डायरेक्टरी सर्विस लिया या एक्टिव डायरेक्टरी उठाई, उसका जो एक बेस फंक्शनैलिटी है, जैसे कि कार का एक इंजन होता है, सारे कार के इंजन अप टू डाउन ही मूव करते हैं, कोई भी डायगनली मूव नहीं करता, एक ही मॉडल में लगे होते हैं सभी कार्स के अंदर। सिमिलरली वैसे ही X500 मॉडल ये बताता है कि डायरेक्टरी कैसे काम करती है। असल में जो X500 की अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो एक टर्म आपने सुना होगा NTDS.DIT। क्या टर्म ये आपने सुना इससे पहले? यस। NTDS.DIT ये एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस फाइल का नाम है, राइट? अब अगर मैं NTDS.DIT को बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस। ये तो हो गया NTDS। और .DIT का मतलब होता है डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। अब ये जो NTDS हुआ ये तो माइक्रोसॉफ्ट का समझ में आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, बट जो डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री जो है ना ये एक्चुअली में X.500 डेटा मॉडल है। X.500 डेटा मॉडल ये बताता है आपको कि जो डेटा आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में स्टोर होता है या कोई भी डायरेक्टरी सर्विस में, नॉट एक्टिव डायरेक्टरी, कोई भी डायरेक्टरी सर्विस जो डेटा स्टोर करती है अपना, वो X.500 डेटा मॉडल के ही अकॉर्डिंग करती है। यानी कि अगर जैसे कि आपने स्कीमा की बात करी हमने पीछे, तो स्कीमा का जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो कौन डिफाइन करता है? X.500 डेटा मॉडल। रेप्लिकेशन का स्टैंडर्ड डेटा मॉडल कौन डिफाइन करता है? X.500 डेटा मॉडल। डीएनएस कैसे काम करता है ये कौन डिफाइन करता है? X.500 डेटा मॉडल। तो यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी में होने वाली सारी हरकतों, सारी चीजों को जो कोई मैनेज करता है वो है X.500 डेटा मॉडल। सो इट्स अ गाइडलाइन, इट्स अ बेस लाइन फॉर योर active directory or for any directory system. Is that clear? Is that clear? क्लियर विशाल भाई। Okay. Now, एक्टिव डायरेक्टरी का जो ये हम जो टर्म यूज करते हैं X500 डेटा सीरीज, ये बेसिकली सबसे पहली आई हुई डेटा सीरीज है जो कि आपके ISO स्टैंडर्ड्स पे रिकॉर्ड थी। उसके बाद आपका X.501 आया, फिर 509 आया, फिर 511 आया, 518 आया, 19 आया, 20 आया, 20 के बाद आपका 21, 25 है, 30, ये सब आया। अब ये जो अलग अलग जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, अगर मैं स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो जो आपका X500 है वो सबसे बेस स्टैंडर्ड है जिसमें आपका ओवरव्यू होता है कॉन्सेप्ट्स का कि कैसे मॉडल्स काम करेंगे, कैसे रेप्लिकेशन काम करेगा, कैसे सर्विसेज चलेंगी, कैसे सब कुछ होगा, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो बाकी के स्टैंडर्ड्स आए यानी 501, 509, 511, 18, 19, 20, 21, 25, 30, इन सब में अलग अलग चीज़ों को डिफाइन किया गया। जैसे
501 में आपका मॉडल्स कैसे काम करेंगे, यानी कैसे डेटा, कैसे आप डीसीज बनेंगे, कैसे एडीसीज बनेंगे, ये सब डिफाइन हुआ। 509 में आपकी जो सर्टिफिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे एक्चुअल में चलेगी। अब आप कोई सर्टिफिकेट परचेज करते हो, मान लीजिए आपने GoDaddy से सर्टिफिकेट परचेज किया, या आपने एक सर्टिफिकेट खुद बना लिया अपने सर्च सर्वर से, या एक आपने सर्टिफिकेट परचेज कर लिया SSL से या ओपन SSL से। 3 आपने सर्टिफिकेट अलग अलग कंपनियों से लिए हैं या अपने अलग अलग सोर्सेज से बनाए हैं। अब तीनों सर्टिफिकेट एक ही जैसे होते हैं, यानी कि अगर मैंने अपने सर्वर के ऊपर GoDaddy से लिया हुआ सर्टिफिकेट लगा रखा है, सो आई कैन फ्रीली चेंज माई सर्टिफिकेट टू सम अदर वेंडर। मान लीजिए मेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ और अगले साल मैंने कमोडोर से खरीद लिया सर्टिफिकेट, GoDaddy से नहीं खरीदा, कमोडोर से खरीद लिया, तो सर्टिफिकेट्स जो बनते हैं उनमें भी तो यूनिफॉर्मिटी होती है ना। तो वो यूनिफॉर्मिटी 509 डेटा मॉडल के अंदर बताई गई। इनको नोट करते जाओ आप लोग, ये चीजें बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है भैया। इसी तरीके से 509 मॉडल हमने बताया आपको, इसे इसका 511 मॉडल आता है, जो कि सर्विस डेफिनेशन के लिए बनाया गया है कि स्टैंडर्ड सर्विसेज कैसी होंगी, सर्वर्स की कैसे वो काम करेंगी, तमाम चीज़ें। उसके साथ साथ आपका 518 जो है वो प्रोसेस प्रोसीजर और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशंस, जिसको आप बोलते हो कि टाइम सेपरेशन और इन सब चीज़ों के लिए होता है। 519 आपका प्रोटोकॉल स्पेसिफिक होता है कि कोई भी प्रोटोकॉल अगर होगा, चाहे वो TCP हो, चाहे वो आपका UDP हो, चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, या कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल है जो आप वेंडर स्पेसिफिक हो, जो स्पेसिफिक वेंडर के थ्रू चलता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में मैपी हो गया। तो ये प्रोटोकॉल्स कैसे डिज़ाइन होंगे, कैसे काम करेंगे, ये 519 वाले स्टैंडर्ड में दिखाया गया है। उसके साथ साथ एट्रीब्यूट्स कैसे स्टोर होंगे एडी के अंदर या कहीं पर भी, ये 520 वाले में है, जो हमने 520 जो भी हम डिस्कस किए थे, स्कीमा पार्टीशंस वगैरह ये सब चीज़ें, ठीक है। सेम रेप्लिकेशन आपका 525 में आता है। तो ये सारे एक स्ट्रक्चर हैं X500 सीरीज के, बट जो मेन डेटा मॉडल है वो X500 ही है। तो X500 डेटा मॉडल मेन मॉडल है, जिसी के फाउंडेशन में एक्टिव डायरेक्टरी बनी है, और एक्टिव डायरेक्टरी में होने वाले जितने भी फीचर्स आते हैं वो सारे फीचर्स X500 डेटा मॉडल के ही अकॉर्डिंग बने होते हैं। क्लियर? आई होप अब क्लियर हो गया होगा X500 डेटा मॉडल है क्या चीज। हाँ क्लियर है ना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम LDAP की, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चित चीज़ है और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते भी हैं, नहीं भी जानते। तो मैं LDAP शुरू करने से पहले आप लोगों से पूछूंगा कि कोई मुझे LDAP डिफाइन करेगा कि LDAP होता क्या है। अभी जहाँ तक मुझे पता है कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है ये प्रोटोकॉल। ओके ओके, आपने बोला ये ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, यही बोला ना आपने? मैं इसको नोट कर लेता हूँ, मैं इसको नोट कर लेता हूँ। तो आपने बोला ऑथेंटिकेट, हाँ हाँ, और बताओ। LDAP का जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, ठीक है, तो हम कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं तो उस एप्लीकेशन को उस सर्वर से ऑथेंटिकेट कराने के लिए यूज होता है। एप्लीकेशंस को, ये एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। SSO की तरह, सिंगल साइन ऑन। हाँ हाँ, SSO की तरह, हाँ हाँ, करेक्ट, मतलब अभी तक जहाँ मुझे आइडिया था ये। ओके विशाल सर, ये जो क्वेरी करते हैं ना हम एडी को, तो एडी को जो हम क्वेरी करते हैं वो एक प्रोटोकॉल है, जो LDAP जो है एक प्रोटोकॉल है जिससे हम एडी को क्वेरी करते हैं, कोई भी चीज हम उससे पूछते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो। या कुछ किया, ये सब लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस नहीं, प्रोटोकॉल पासवर्ड अलग चीज है, पासवर्ड अलग। बस ये क्वेरी करते हैं हम एडी को, कोई भी चीज मुझे चाहिए होगा ना, तो जैसे हमने एक्सचेंज में जब हम ऑटो डिस्कवर की हम क्वेरी करते हैं, उसका जो हम पूछते हैं कि ऑटो डिस्कवर डॉट XML जो फाइल होती है वो कहाँ पे है, क्या है, तो वो जो हम क्वेरी करते हैं वो LDAP प्रोटोकॉल के थ्रू ही करते हैं। तो फिर ग्लोबल कैटलॉग का क्या काम है?
अगर आप कह रहे हो क्वेरी करते हैं तो ये भी तो काम ग्लोबल कैटलॉग का है क्या? कुछ भी क्वेरी करते हो ग्लोबल कैटलॉग अवेलेबल कराता है। ग्लोबल कैटलॉग के पास तो इंफॉर्मेशन होती है ना, तो वो इंफॉर्मेशन उस पर से इन्फॉर्मेशन हो। क्वेरी आएगा तो वो प्रोवाइड। ये देखो अपना यूजर्स को वैलिडेट करता है ना। मान लो 200 हैं ईडी पे, तो ये मान लो उसका पासवर्ड रिसेट करना है मुझे सुबोध का। अब 2 सुबोध हुए नहीं नहीं तो ये पंकज, आइडेंटिफाई भी एक करता है उसको। एक मिनट, मैं जहां तक समझता हूँ जब हम क्वेरी करते हैं ना कि एडी को कि हम मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो क्वेरी करते हैं जिस प्रोटोकॉल के थ्रू, वो प्रोटोकॉल है एलडैप, ठीक है। आप सर्च करने की बात कर रहे हो, सर्च करने का अच्छा ठीक है नहीं, समझ गया पता मैं नहीं। यूजर समझ को गया वो वैलिडेट समझ भी करता है ना ये, मतलब आपको ऑथेंटिकेशन वो देता है, ऑथेंटिकेशन सर्विस। और फिर यूजर्स को और वैलिडेट, पासवर्ड को वैलिडेट। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या सही है, अगले साल में बताएंगे आप क्या सही है इसका। देखो भैया, आप सब लोगों ने बहुत प्रयास करा और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सुबोध ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, पंकज ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, राजीव ने भी कुछ इनपुट्स दिए। बट सबसे बड़ी बात पता है क्या है आप लोगों के एफर्ट्स में, जो आप लोगों ने किया? यू नो व्हाट? हेलो? हाँ जी सर। हाँ, आप हाँ सब लोगों ने जो एक्सप्लेन किया ना, जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा, लेकिन बिल्कुल गलत किया है। ओके। किसी ने एक वे भी अच्छा, सही डायरेक्शन में नहीं बोला। कोई एक सही भी बोल देता तो मैं उसकी तारीफ कर देता। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। बेसिकली एलडैप जो है, ये क्या है, इसका नाम बताता है लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। तो जब ये एक्सेस है तो इसमें ऑथेंटिकेशन का कुछ चीज़ आई नहीं पहली। तो जिसने ऑथेंटिकेशन की बात बोली थी वो तो अपने आप को पहले समझ लो कि उसने गलत बोला। क्लियर? नाउ अब मैं इसको बाद में बताऊंगा, पहले बताऊंगा कि इसका काम क्या होता है। अब हम अपने पिछले एग्जाम्पल में चलते हैं, जहां आप बढ़िया मस्त नहा धो के एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने। आपने वेटर को बुलाया, वेटर आया और आने के बाद उसने आपको एक मेन्यू कार्ड, मेन्यू कार्ड देने के बाद उसने आपको एक मेन्यू कार्ड दिया और आपने मेन्यू कार्ड उठा के उसको ऑर्डर प्लेस किया। तो वो मेन्यू कार्ड क्या था? ग्लोबल कैटलॉग, जिसके बेस पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया था। और उस ग्लोबल कैटलॉग के बेस पे आप उस ग्लोबल कैटलॉग के बेस पे आपने ऑर्डर प्लेस किया। और ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपने सिंपल उसको बोला कि जाओ ये लेके आओ। वो किचन में गया और किचन से जो आपने ऑर्डर किया था वो लेके आ गया। यही काम होता है एंड में, इंफॉर्मेशन फैच करना, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करना, इंफॉर्मेशन सोर्स से पुल करके लाके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना। एलडैप बेसिकली अपने आप में एक डायरेक्टरी सर्विस का एक मेथड है, जिसके थ्रू एप्लीकेशंस और यूजर्स एक्टिव डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन फैच करते हैं। अब आप कहोगे यूजर कैसे डेटा फैच करता है? भाई करता है। कभी आप लोग ने किसी ऐसी एप्लीकेशन टूल पे, या फिर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जिस सर्वर पे लॉगिन करके अपना डेली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, वो क्या वो डीसी होता है? क्या आप लोग रोज पासवर्ड जो अपना डेली ऑपरेशंस अपने जो टिकट्स करते हो, तो क्या आप मॉडिफिकेशन डीसी पे जाके करते हो, मैनेजमेंट सर्वर पे जाके करते हो? आई गेस आप लोग मैनेजमेंट सर्वर पे काम करते होंगे, ना कि डायरेक्ट डीसी पे, राइट। राइट? तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक यूज़र का टिकट आया आपके पास कि मुझे पासवर्ड रीसेट करके दे दो, आप मैनेजमेंट सर्वर पर लॉगिन किया, आपने dsa.msc खोला और वहां पे जाके यूज़र को सर्च किया। यूज़र आपके सामने आ गया। यूज़र जो आया उसको सर्च करने के बीच पीछे था ग्लोबल कैटलॉग, और जो डबल क्लिक करके ऑब्जेक्ट आपके सामने खुली है, उस डेटा को लाने का काम किया एलडैप ने। तो आपके जो मैनेजमेंट सर्वर है, उसने डायरेक्टरी सर्वर के बीच में एक एलडैप कनेक्शन बनाया और उस डेटा को फैच करके वो आपके सामने ले आया। ग्लोबल कैटलॉग जो सर्च करता है वो करता है एलडैप के लिए, और एलडैप फिर
ग्लोबल कैटलॉग के सर्च रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग डेटा उठा के लाता है। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। आप एक लाइब्रेरी में गए, आपने लाइब्रेरियन से कहा कि मुझे बुक चाहिए इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, तो लाइब्रेरियन जाता है, आपने लाइब्रेरियन को क्वेरी करी। लाइब्रेरियन, अगर लाइब्रेरियन को पता है कि ये बुक कहाँ रखी है, तो दैट इज जहां पर लाइब्रेरियन उसको समझेगा, उसने एक इंडेक्स देखा कि ये बुक रखी है इस शेल्फ में, दैट इज ग्लोबल कैटलॉग। वो गया, बुक उठा के लाया और आपको दी, दैट इज एलडैप। नाउ इट्स क्लियर? राइट सर। सो बेसिकली एलडैप जो है ये 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एलडैप जो था वो 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ और 1993 में इसको जिसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था टिम हॉवर्स। डजंट मैटर, मैंने लिख दिया है, बट इतना कोई डिटेल में जाता नहीं है। बट ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोटोकॉल नहीं है और ना कभी था। ये एक ओपन सोर्स वेंडर न्यूट्रल प्रोटोकॉल है, यानी कि अगर आपको एलडैप अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है, यानी आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन एलडैप के थ्रू डेटा क्वेरी करे, तो आप एलडैप को फ्रीली अपनी एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। उसके लिए आपको किसी का भी कॉपीराइट या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि X.500 स्टैंडर्ड जो है, जो कि ISO ने बनाया है, उसी स्टैंडर्ड के अंदर आपका डायरेक्टरी सर्विस में एलडैप भी आता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ आपको मिलेगा कि एलडैप को X.500 लाइट के नाम से भी डिनोट करते हैं, ये टर्म X500 लाइट। तो ये बहुत से डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ोगे तो आपको सुनने मिलेगा X500 लाइट क्या है, एक्चुअली वो एलडैप को ही बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करते हैं कि एलडैप काम कैसे करता है, तो एलडैप मेजरली जो काम करता है वो एपीआई और डायरेक्टरी सर्विसेज के बीच में करता है। अब ये एपीआई क्या होता है? एप्लीकेशन इंटरफेस। जैसे सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप मैनेजमेंट सर्वर पे बैठे हो अपने, जहाँ पर आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स एंड कंप्यूटर का मैनेजमेंट टूल इंस्टॉल है। आप वहाँ गए, आपने यूजर सर्च किया राज नाम से। तो जब आप राज नाम का यूजर सर्च करते हैं, और यू कैन सी ऑन माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो होता क्या है, सी इफ आई गेट दी ओके। सो होता क्या है कि जैसे ये आपका एप्लीकेशन क्लाइंट है, आप यहाँ पे बैठे हो इस जगह पर एप्लीकेशन क्लाइंट के, आपके सामने एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, आपके सामने dsa.msc का कंसोल है, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी ये है और डेटा एक्चुअली में यहाँ पे स्टोर्ड है, ये है ntds.dit फाइल, और ये है आपका डोमेन कंट्रोलर जिसके अंदर ये डायरेक्टरी सर्विसेज चल रहे हैं। आपकी एप्लीकेशन ने जो रिक्वेस्ट दी, वो रिक्वेस्ट दी एपीआई को। अब ये एपीआई क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ, तो आपको थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। हालांकि मैं ये थोड़ा सा डीप लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई डोंट थिंक इसका कोई इतना वर्थ है, बट फिर भी मैं इसको आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इट्स गुड टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द पार्ट्स। जैसे आपका ये इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब सपोज आप बैठे हो यहाँ पर, इससे यूजर इज यूजिंग एनी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। लेट्स से ये हो गया आपका एपीआई, या जिसको आप बोल सकते हो कंसोल या एपीआई, या जिसको हम आसान से तो बोल दें तो DSA डॉट, यू नो व्हाट इज DSA.MSc? तो पता ही होगा ना। यस सर, एडी कंसोल ओपन करने के एडी लिए कंसोल होता है, राइट राइट। तो मैं इसको यहाँ पर DSA.MSc से डिनोट कर रहा हूँ। अब आपने आप जब क्वेरी करोगे तो आपकी क्वेरी तो इसके ऊपर आएगी, कंसोल के ऊपर। तो कंसोल करता क्या है, कंसोल बेसिकली इसके अंदर एक डायरेक्टरी क्लाइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्लाइंट होता क्या है, ये बेसिकली अपने आप में एक
एक कह सकते हैं एक तरह का बफर होता है जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट्स का कैश स्टोर होती है। यानी कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सर्च करी तो वो ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी फॉर द टाइम भी। तो अगर आपको कुछ देखना है, व्यू करना है, तो आप जब खोलते हो किसी ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले वो कैश से क्वेरी करता है और कैश से क्वेरी करके फिर वो आपको दिखाता है। यानी कि इन द केस आपका कंसोल अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है या एपीआई क्रैश हो जाता है आपका कंसोल, तो अगेन उसको दोबारा एलडैप क्वेरी ना करनी पड़े। यानी जो भी एलडैप क्वेरी का डेटा आता है वो यहाँ पे डंप होता है डायरेक्टरी क्लाइंट पार्टीशन, एक डायरेक्टरी क्लाइंट नाम की जो एक क्या बोलते हैं इसको हम, एक डायरेक्टरी होती है, इसको बोलते हैं बफर होता है, उसमें अपडेट होता है। उसके बाद ये यहाँ तक तो आपका हो गया एप्लीकेशन पार्टीशन। अगर आपको ओएसआई लेयर पढ़ी है आपने तो मैं आपको बता दूं कि ओएसआई लेयर और टीसीपी लेयर इन दोनों में एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये आपका एप्लीकेशन लेयर का पार्ट हो गया, एप्लीकेशन लेयर का पार्ट। अब आपकी आ जाती है नेटवर्क लेयर। यहाँ पे आपकी आ जाती है नेटवर्क लेयर। लेयर में क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो चैनल यूज होता है, आज की डेट में हम ओपन स्टैक तो यूज करते नहीं है, ओएसआई तो यूज करते नहीं है। आज की डेट में कौन सा चैनल यूज करते हैं सब लोग? हम लोग यूज कौन सा चैनल, सबसे पॉपुलर चैनल कौन सा है ट्रैफिक के जाने के लिए आजकल? एनीवन नोज? नेटवर्क पे सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल कौन सा है जिससे डेटा ट्रांसफर होता है? यूडीपी, टीसीपी/आईपी, यूडीपी। यूडीपी बेसिकली स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है, तो उसको कोई यूज नहीं करता है। अब टीसीपी/आईपी ही चलता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। अब टीसीपी/आईपी जो प्रोटोकॉल है, इसने एक कनेक्शन बनाया, इससे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी, नीचे जैसा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। नाउ दिस इज योर एक्टिव डायरेक्टरी, दिस इज योर एक्टिव डायरेक्टरी, नेम इट एज अ एडी। ठीक है भाई। अब यहाँ से जो कनेक्शन बना आपका डायरेक्टरी क्लाइंट से, वो टीसीपी पे आया और टीसीपी से कनेक्ट कर दिया एडी के ऊपर। एडी ने डेटा कनेक्शन क्वेरी कहाँ करेगा? वो एडी करेगा डेटा कनेक्शन क्वेरी अपने डेटाबेस में, जो उसका डेटाबेस होता है ntds.dit, ntds.dit। अब ntds.dit से जो डेटा रिस्पॉन्स वापस आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा वो वापस इसी चैनल पे रिवर्स फ्लो में आएगा। यानी कि पहले डेटा आपका एडी के ऊपर आया, एडी से आपका टीसीपी/आईपी स्टैक पे गया, टीसीपी/आईपी डायरेक्टरी को दिया, डायरेक्टरी ने इसको यहाँ पे कैश कर लिया और कैश करने के बाद वो आपके कंसोल में आपको विजिबल होगी। तो दिस इज हाउ, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये एरोस का, ये है पूरे एलडैप की फंक्शन। और जो ये आप देख रहे हो ना, ये डायरेक्टरी क्लाइंट फंक्शन, ये इतना फंक्शन, इतना, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन से नहीं, इतना फंक्शन जो देख रहे हो आप, ये एलडैप का मेन फंक्शन है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ एलडैप। तो इतने भी पिक्चर में एलडैप आता है कि कंसोल तो आपकी एप्लीकेशन का होता है और डायरेक्टरी आपकी होती है। जरूरी नहीं आप एडी से डेटा एक्सेस कर रहे हो सकता है आप डेटा कहीं से भी कर रहे हो। तो ये जो मेन फंक्शन है कि डेटा को टीसीपी पे पुश करना और टीसीपी से उठा के कैश करके कंसोल पे विजिबल कराना, ये फंक्शन है एलडैप का मेन। यानी कि ये वेटर का रसोई में जाके खाना लाने का जो एक चेन होती है, वही चेन इसमें डिफाइन होती है एलडैप। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि व्हाट दिस एलडैप डज। क्लियर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये फिर सर्विस सिर्फ एडी के लिए होगी या फिर किसी भी वेब एप्लीकेशन के लिए या वेब के एप्लीकेशन के लिए भी, जो कि आपको एक ये आपको एक यूज़र इंटरफेस कंसोल एडी की तरह प्रोवाइड करती है और वहाँ से हम किसी यूज़र को सर्च करते हैं, वहाँ पे भी जो उस यूज़र की डिटेल फैच करने का काम करती है, वो
वो भी एलडैप के थ्रू हो रही है या ये सिर्फ एडी में ये टोपोलॉजी या टेक्नोलॉजी वर्क कर? इस चीज का फॉर बस एक एग्जांपल सिंपल, हाँ बोलो। आपने जैसे अभी DSA.MSc एडी का कंसोल ओपन किया, आपका एडी इंस्टॉल है आपके डोमेन कंट्रोलर पे, आपने डेटा की रिक्वेस्ट की, पंकज नाम का यूज़र सर्च किया, वो आ गया, उसने इंटरफेस पे आपको दे दिया। ये पूरा काम किया एलडैप ने, जो आपकी डायरेक्टरी से निकाल के उसने दे दिया, जो कि आपने बता। बट क्या ये सिर्फ एडी कंसोल के लिए काम करती है ये सर्विस, या मेरे डोमेन में एक्सचेंज सर्वर है फॉर एग्जांपल, और मैंने या कोई एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे यूज़र्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, और कोई ऐसा टूल जो एडी की तरह है, उसको भी अगर वहाँ से यूज़र की डिटेल फैच करने में दे रहा है किसी इंटरफेस पे, क्या वहाँ भी ये प्रोटोकॉल यूज़ होता है या ये सिर्फ एडी के लिए स्पेसिफिक है? ये प्रोटोकॉल वहाँ यूज होगा जो प्रोटोकॉल्स या जो सर्विसेज X.500 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनी है, क्योंकि इन सब का ओके, बाप, इन सब का जो पेरेंट है वो कौन है? X.500, राइट राइट। तो राइट, वो जो जो उनका चीज़ें, स्टैंडर्ड है। जी, जो जो सर्विसेज, जो जो फीचर्स, जो जो एप्लीकेशन, जो जो चीज़ें X.500 मॉडल को सपोर्ट करती हैं और उसके अकॉर्डिंग बनी हैं, उन सब में ये चलेगा। ओके, अब आप LDAP की बात करते हो, LDAP इज an open source, right? X.500 is an standard, so X500 standard is now acquired the LDAP, that's why it becomes an open source, right? अब जैसे सपोज मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी मान लीजिए, तो जब तक आप उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं कराते हो तब तक वो टेक्नोलॉजी एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं, और एक बार आपने उसको पेटेंट करा लिया फिर तो आपके कॉपीराइट्स हो गए उसके ऊपर। तो मेनली होता क्या है कि जब भी कोई नया स्टैंडर्ड या कोई नया पेटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है और उसके ऊपर कोई अपना क्रेडिट नहीं देना चाहता है उसके ऊपर, उसको वो चाहता है कि वो एक पब्लिक वेलफेयर में यूज हो, तो उसको वो दे देता है ISO को, और ISO उसको अपने नाम पे पेटेंट कराती है, और ISO ने ही X.500 को एक क्लास बना रखी है या एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जो कि डायरेक्टरी सर्विसेज और डेटा स्टोरेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके स्टैंडर्ड्स को जो वो फॉलो करेगा वो X.500 स्टैंडर्ड के अंदर आएंगे, और X.500 स्टैंडर्ड के अंदर आपका LDAP भी आता है, आपकी AD भी आती है, आपके सांबा भी आता है, आपका ओपन ATEC भी आता है, सारे फीचर्स आते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि कहाँ पे क्या करती है। क्लियर? ओके, हम बात, अब हम तो इसको थोड़ा सा, विशाल सर, हाँ बोलो, हेलो, हाँ, ये मैं जैसे कि आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही आप कह रहे हो कि LDAP एक ओपन प्रोटोकॉल है। है। हेलो, यस, हेलो, हाँ, हाँ, जैसे कि आपने कि आवाज ब्रेक हो LDAP रही जो है, है आवाज ओपन स्टैंडर्ड है। वॉइस इज ब्रेक। Okay, so okay, so in the meantime, Rajiv is writing his queries. Uh, Let me go to the next slide and explain to you about the LDAP models. अब ये LDAP के मॉडल्स क्या हैं, राइट? सो बेसिकली जो LDAP के मॉडल्स होते हैं ये एक्चुअल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डीप में हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। LDAP को मेनली 4 मॉडल्स में डिवाइड किया गया है। अब ये मॉडल्स का मतलब है उसके फंक्शंस या उसके वर्किंग स्टैंडर्ड्स। पहला होता है इंफॉर्मेशन मॉडल, जिसको आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, कि जैसे आपने
कोई यूजर को सर्च किया, उस यूजर की इंफॉर्मेशन आपके सामने आई, तो दैट इज योर इंफॉर्मेशन मॉडल। तो इंफॉर्मेशन मॉडल में क्या होता है कि डेटा फैच होके आपको विजिबल किया जाता है। द सेकेंड मॉडल इज योर नेमिंग मॉडल। नेमिंग मॉडल बेसिकली जो होता है, इसको बनाया गया है कि जो डेटा LDAP होल्ड करता है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था कि जब आपकी जो API होती है उसके पीछे LDAP एक जगह पर डेटा को होल्ड करके रखता है। उस डेटा को वो होल्ड करके इसलिए रखता है कि मान लीजिए सपोज आपने कोई क्वेरी चलाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक पावर शेल की कमांड चलाई आपने, मान लीजिए गेट मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स का नाम दे दिया ABC, या गेट AD यूजर और यूजर का नाम दे दिया ABC। जब आप एंटर मारते हो पावर शेल पे, तो पावर शेल गिव यू हंड्रेड्स ऑफ रिजल्ट्स। वो आपको बहुत कुछ दिखाएगा, आपको उसका फर्स्ट नेम भी दिखाएगा, लास्ट नेम भी दिखाएगा, डिस्प्ले नेम भी दिखाएगा, एवरीथिंग, वो आपको सब कुछ दिखाएगा। बट अगर आपने एक स्पेसिफिक क्वेरी करी, आपने लिखा गेट AD यूजर स्पेस यूजर का नाम, उसके बाद आपने लिखा कि आई नीड टू सी द डिस्प्ले नेम ओनली। इसमें क्या होता है कि जब आप डिस्प्ले नेम वहां पर दोगे तो आपको वो सिर्फ डिस्प्ले नेम दिखाएगा। सडनली यू रियलाइज कि नहीं यार, मुझे उसका ना फर्स्ट नेम भी देखना, तो आपने फिर से क्वेरी चलाई कि गेट AD यूजर शो मी द फर्स्ट नेम। तो उस केस में क्या होगा कि जो LDAP है वो दोबारा से क्वेरी नहीं करेगा AD को, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम पे गेट AD यूजर कमांड चलाई थी तो उसी टाइम पे LDAP ने सारी उस यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन AD से मंगवा ली और मंगवा के उसने अपने कैशे में स्टोर कर दी, जो कैशे आपकी API के जस्ट नीचे थी। अब दैट API जो आपका, चाहे वो कंसोल भी हो सकता है और पावर शेल भी हो सकता है, उसके नीचे जब वो इंफॉर्मेशन स्टोर थी, let me explain you here by again taking my whiteboard. I hope आप कनेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात से कि मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये यूजर इंटरफेस है। अब ये यूजर इंटरफेस आपका GUI भी हो सकता है और आपका कमांड प्रॉम्प्ट भी हो सकता है। लेट्स से आपने यहाँ पर एक क्वेरी चलाई कमांड प्रॉम्प्ट में कि मुझे यूजर का सिर्फ डिस्प्ले नेम दिखाओ। तो जब LDAP क्वेरी चलेगी तो LDAP सिर्फ डिस्प्ले नेम लेके नहीं आएगा, LDAP इस यूजर की सारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा और इस इंफॉर्मेशन को इस जगह पर कैश कर देगा, जो इसकी डायरेक्टली क्लाइंट होता है, और यहाँ से वो आपको सिर्फ डिस्प्ले नेम दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू सी द email address also, I want to see the country also, I want to see the manager name also, तो उस केस में वो दोबारा क्वेरी नहीं चलाएगा, वो क्वेरी यहीं से उठा के लाएगा। तो मेनली क्या होता है कि इसमें भी बहुत सारी इन डेप्थ, बहुत डीप लेवल की इसकी एनाटॉमी होती है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे वो ऑब्जेक्ट्स को अपडेट करता है कि लेट्स से आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट उठाई और वो ऑब्जेक्ट आपने डिस्प्ले कराई, उसने कैश ऑब्जेक्ट से आपको डेटा डिस्प्ले कराया, इन द सेम टाइम ऑब्जेक्ट मॉडिफाई भी हो गई, तो कैसे वो चेक करता है, ये सब चीज़ें बहुत डीप लेवल पे होती हैं। बट जनरली स्पीकिंग अगर मैं आपसे बात करूँ तो यूज़र ने क्वेरी चलाई और यूज़र की क्वेरी का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी जो दिखा वो सिर्फ यहाँ से फैच होके आया, ना कि यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई। सो दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चरिंग। अब डेटा स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि जो डेटा स्टोर होता है वो एक बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। व्हेन आई से बाइनरी, तो बाइनरी का मतलब ये नहीं होता कि 1 और 0, ये तो एक सिंपल सी चीज़ है कि 1 और 0 तो बाइनरी होता ही है, बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है बाइनरी ट्री, हम लोग बी ट्री के नाम से भी जानते हैं। बी ट्री स्ट्रक्चरिंग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में, उस स्टेज को हम बोलते हैं बाइनरी ट्री फॉर्मेट। तो डेटा एक्सेस कैसे होता है बाइनरी ट्री से, कैसे डेटा को वो यहाँ से फैच करता है, कैसे डेटा को वो यहाँ से पुश करता है, दैट्स ऑल अबाउट द डेटा मैनेजमेंट। और यही चीज़ है जो आपका डेटा नेमिंग मॉडल में आता है। उसके साथ साथ थर्ड फंक्शन है इसका, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल मॉडल। अब फंक्शनल मॉडल में जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये चीज़ें एक्चुअली में
काफ़ी सिमिलर है जो मैंने आपको नेमिंग मॉडल में बताई। हालांकि मैंने जो एक्सप्लेन किया वो नेमिंग मॉडल और फंक्शनल मॉडल दोनों आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दिया, बट जो नेमिंग मॉडल होता है वो डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्वेरी होगी, और फंक्शनल मॉडल ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो क्वेरी मतलब नीचे इतना वाला पार्ट जो यहाँ से डायरेक्टरी क्लाइंट से ntds.dit तक जा रहा है, ntds.dit से डायरेक्टरी क्लाइंट तक आ रहा है, और इंफॉर्मेशन पार्ट वो हुआ जो डायरेक्टरी क्लाइंट से यूजर तक जा रहा है और यूजर से डायरेक्टरी क्लाइंट तक आ रहा है। सो दीज आर टू पार्ट्स बेसिकली, दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2। क्लियर? सो इस पार्ट को हम बोलते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है ये पार्ट होता है हमारा नेमिंग मॉडल, राइट? ये नेमिंग मॉडल है, और जो वाला मॉडल है इसको हम नेमिंग मॉडल बोलते हैं। मॉडल होता है ये आपका होता है फंक्शनल मॉडल। क्लियर हुआ? I know it's something which is quite above than your level for now, but आप इस चीज़ को जब बाद में देखोगे, समझोगे, जब आप चीज़ों को यूज टू हो जाओगे, देन यू विल फील ये चीज़ कितनी ज़्यादा यूजफुल है एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर भी हूँ, मैं प्रोग्रामिंग भी करता हूँ पाइथन में, ओपन स्टैक में, .NET में और पावरशेल पे। तो मैं इन चीज़ों से थोड़ा प्रोग्रामिंग के लेवल पर बता रहा हूँ। तो बेसिकली LDAP मॉडल्स में कभी भी इन चीज़ों में नहीं डिफाइन करता जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी के पॉइंट से। ये मैंने आपको इसलिए डिफाइन किया क्योंकि व्हेन यू आर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन, सो यू शुड हैव टू नो अबाउट द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ LDAP, कि कैसे LDAP काम करता है। क्लियर? क्लियर? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर से समझा दूंगा। क्लियर है ये पार्ट? क्लियर है? नाउ द लास्ट इज अबाउट सिक्योरिटी मॉडल। अब ये सिक्योरिटी मॉडल क्या है? अब भाई एक क्वेश्चन तो सबके दिमाग में उठता है कि भाई डेटा तो हमारा LDAP ले आया, अच्छी बात है, और डेटा उसने कैश भी कर लिया। अब ये डेटा कितना सिक्योर है? मतलब एक अटैकर आपका डेटा यहाँ से भी निकाल सकता है जब ये डेटा ट्रांसमिशन में होता है, और यहाँ से भी निकाल सकता है जब वो डायरेक्टरी क्लाइंट में स्टोर होता है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं LDAP इंजेक्शन प्रोसेस। एक टेक्निक होती है जिसमें LDAP इंजेक्शन प्रोसेस में आपके जो अटैकर्स होते हैं वो LDAP क्वेरीज में अपना एक कोड घुसा देते हैं। तो जब भी वो कोड ntds.dit से इंटरैक्ट करता है तो वो उसको क्रैश मार देता है। यानी कि एक यूजर ने क्वेरी करी कि गेट मी द डिटेल ऑफ राम, एंड सडनली जब वो डेटा कंसोल API से डायरेक्टरी क्लाइंट पे गया, इसी टाइम पे किसी अटैकर ने LDAP इंजेक्शन प्रोसेस पुश कर दिया, जिसमें उसने क्या किया कि अपनी जो मैलिशियस कोड था उसको इंजेक्ट कर दिया LDAP क्वेरी के अंदर। जब वो क्वेरी सीधा AD से जाके ntds.dit पे गई तो वहां जाके वो एग्जीक्यूट हो गई, क्योंकि आफ्टर ऑल LDAP भी तो एक क्वेरी भेजता है ना AD के पास, जिसके बेस पे AD क्वेरी करती है। तो वो वहां पर इंजेक्ट हो गई, और उसने क्या किया कि उसमें फंक्शन था डिलीट एवरीथिंग, और डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे इस चीज का बड़ा एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम जो डेटा पुश कर रहे हैं अपने AD के थ्रू या एक एंड यूजर के थ्रू, वो डेटा सिक्योर रहे, उस डेटा में कोई भी ऐसा कंटामिनेशन ना आए कि जहाँ पर कोई भी जाके उसको उड़ा दे या कोई उस पर अपने कोड इंजेक्ट कर दे। तो उस टाइम पे आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलता है, दैट्स कॉल्ड बाइंड ऑप्शन, दैट्स कॉल्ड बाइंड। सो बाइंड ऑप्शन जो ये होता है, अब अगर आप इस बाइंड को समझोगे तो आप कहोगे कि ये क्या चीज है, व्हाट इज बाइंड फॉर? सो बाइंड इज अ काइंड ऑफ ऑथेंटिकेशन जिसमें आपका सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट अटैच। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी जो भी डेटा एक ट्रेवल करता है LDAP के थ्रू, वो एक सिक्योर टनल के थ्रू ट्रेवल करता है। यानी कि अगर मैं इसी एग्जांपल में बात करूं तो जो आपको ये एरोज दिख रहे हैं, दीज ऑल आर सिक्योर टनल्स। तो यानी कोई बीच में अपना डेटा नहीं घुसा सकता LDAP के थ्रू। अगर कंसोल ने डायरेक्टरी क्लाइंट को कोई डेटा दिया है तो
इतना डेटा तो सिक्योर है। कंसोल पे अगर अटैकर डायरेक्ट हमला कर दे, दैट इज अ डिफरेंट, उसकी हार्डनिंग एलडैप नहीं प्रोवाइड करता है। बट डायरेक्टरी क्लाइंट से लेके पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक आने की, ये सारी चीज़ें खुद सिक्योर करता है बाय यूजिंग दी सिक्योर मैकेनिज्म। नाउ जो आपका एलडैप बाइंडिंग होती है, ये एक तरीके का ऑथराइजेशन मैकेनिज्म भी होता है। मेनली होता क्या है कि जो बाइंड ऑपरेशन जो होता है, ये क्लाइंट्स को ऑथेंटिकेट करने के काम आता है। कि जैसे सपोज एक एडी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है एलडैप की कि आई नीड इंफॉर्मेशन ऑफ दिस, तो इस बात का क्या प्रूफ है कि वो ऑब्जेक्ट एक लेजिटिमेट सोर्स से इंफॉर्मेशन आई है। उस चीज को आइडेंटिफाई करेगा एलडैप बाइंड इंफॉर्मेशन, और वो चेक करेगा कि कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, क्या ये जेन्युइन सोर्स से आया है कि नहीं आया है। और आप इस एलडैप बाइंडिंग ऑपरेशंस को सर्टिफिकेट, पासवर्ड, आपके सिक्योरिटी टोकन्स जैसे आरएसए टोकन्स होते हैं उनके थ्रू, और बायोमेट्रिक जो आपके लैपटॉप में और आपके फोन में बायोमेट्रिक सेंसर होता है, इनके थ्रू भी आप लिंक कर सकते हो। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है भाई कि जब भी आप एलडैप क्वेरी करोगे, इट आस्क्स यू द पासवर्ड, योर यूजर नीड टू पुट द पासवर्ड एंड देन इंफॉर्मेशन विल ओनली फेच्ड, और the machine from where the query is getting generated, that machine should have a particular certificate on it, और the operator every time, जैसे कभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, ये चीज आपने नोटिस करी होगी। आप लोग बैंक जाते हो, बैंक गए हो कभी किसी बैंक में रिसेंटली, किसी बैंक में गए, बैंक में पब्लिक बैंक में, सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में जाते ही हो। हाँ जाते हैं। आजकल तो वैसे भी एटीएम्स आ गए हैं तो लोग कैश डिपॉजिट और करते तो नहीं जाना होता, रिसेंटली नहीं जाते हैं। जाते। तो बैंक में अगर आप नोटिस करना, तो जो बैंक का ऑपरेटर होता है, जो अपने सिस्टम पे लेके बैठा होता है सिस्टम, उसके वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस भी होती है। तो जब भी वो कोई आपके डिटेल या कुछ करता है, लॉगिन करता है, तो वो अपना बायोमेट्रिक में उंगली लगाता है, और उसके बाद ही वो उनका इंफॉर्मेशन स्टोर एक्सेस होती है। सो इसको एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी बोला जाता है, कि जहाँ पर आपके बैंक के एम्प्लॉय की जो फिंगरप्रिंट है उसको मैप कर दिया जाता है एलडैप की क्वेरी के साथ। तो जब भी वो लॉगिन करना चाहेगा, कोई डेटा फैच करना चाहेगा, सिस्टम इज आस्किंग फॉर दी ऑथेंटिकेशन। तो जैसे ही वो सिस्टम पे ऑथेंटिकेट करेगा, एलडैप वेरीफाई होगा और तभी क्वेरी जाएगी। यानी कि ये एपीआई की सेटिंग है। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं, तो यूजर जो अपने अंगूठा लगा रहा है, उसके अंगूठे को वेरीफाई कौन कर रहा है? कंसोल कर रहा है, जो उसकी एपीआई सामने उसका जो कंसोल है, और उस कंसोल के थ्रू जो क्वेरी जा रही है वो ऑथेंटिकेट कर रही है इस एलडैप को। तो यानी कि एलडैप इज लुकिंग फॉर ऑथेंटिकेशन। जब क्वेरी ऑथेंटिकेट होगी तभी एलडैप फ्लो करेगा, अदरवाइज वो फ्लो नहीं करेगा। ज्यादा हो गया। इट्स ओके फॉर यू नाउ, इससे ज्यादा मुझे जो नहीं बताना चाहिए आप लोग। तो सर विशाल सर, जो ये सिक्योरिटी चैनल बनते हैं एलडैप में, जो पूरे प्रोसेस में, ये बाय डिफॉल्ट बनते हैं कि वो अलग से बनाने पड़ते हैं? देखिए, जब आप देखिए, अगर मैं आपसे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, सिस्टम एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको कुछ नहीं करना होता, जो होता है वो होता है। लेकिन एलडैप बेसिकली ये एपीआई डेवलपमेंट का पार्ट है। अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट मुझसे सीखोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहाँ पर जो हम एप्स डेवलप करते हैं, चाहे वो आपके फ़ोन की एप्स हो, चाहे वो आपके पीसी की एप्स हो, तो वहाँ पे हमें एक चैनल सेटअप करना पड़ता है। तो वहाँ पे आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो। यू आर यूजिंग टीसीपी, अगर टीसीपी तो टीसीपी चैनल है, बट टीसीपी के अंदर आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो? एलडैप कर रहे हो, आरपीसी कर रहे हो, कि आप मैपी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये फैक्टर आता है। तो बेसिकली एलडैप यूज़ करना है कि नहीं करना है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पॉइंट नहीं होता है, ये होता है प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये चीज़ इसलिए पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आपको पता होता है कि उसके अंदर है क्या। तो सेम चीज़ अगर आप कोई चीज़ चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़ बैकएंड में काम कैसे करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में कोई आपसे इस लेवल पे पूछेगा नहीं, और पूछ भी लेगा तो आप बता दो उसको। ये चीज़ें प्रोग्रामिंग के लेवल पे, डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज में पूछी जाती है, हाउ एलडैप वर्क्स, बट एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें नहीं आती। सो आई होप यू आर क्लियर विद द एलडैप पॉइंट, राइट?
तो मैंने बेसिकली ये LDAP को अपनी प्रोग्रामिंग वाली स्लाइड्स उठा के यहाँ डाला था उस साइड से। मैंने कहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू बता दूँ कि किस लेवल पे LDAP काम करता है। So I guess we are completed with our session, with our demo session, and I hope you have really enjoyed this session very much. So ठीक है, आप लोग I'll give you a time for a week. Okay? आप लोग इस वीक में अपना देख लो, अगर आपको लगता है कि you really want to continue this session, so let me know. Otherwise we all good. ठीक है? और बाकी if you have any further discussion with related to the further processing and all, so आप लोग मुझे कॉल कर लेना, and then I will okay. ठीक है सर। So thank you so much everyone. You've been a nice audience for me, and it's the end of the session, uh, session 1. That's a demo session. If we continue further, then we have to go through over the same curriculum which I've shared yesterday. So अगर आप पिछली chat पे जाते हो, so you'll find a curriculum of paper 55152A. So that's a curriculum that we're going to cover up in upcoming sessions. Okay. All right, guys. Thank you so much. It's been a nice time with you all. If you have any questions, any such things to say, so feel free to call me. Or if you have any such thing to share with everyone, so use this, make use of this particular group chat. So that everyone is aware. All right. Thank you so much, guys. Have a nice time. Bye bye. Thank you so much, Vishal. Thank you so much. थैंक यू सर।